तो फिर स्टार्ट करते हैं। टेंशन में कुछ लोगों को दिक्कत हुई। टेंशन में फिर से ज़रा देखो, टेंशन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अगर तुम लोग ज़रा अच्छी तरह से कंफर्टेबली से समझो तो हम बता दें, बहुत राज की बात है उसमें दो चार। देखो राज की बात इसमें क्या है कि जब हम लोगों ने इसमें टेंशन फोर्स को देखा तो एक बॉडी अगर है तो एक बॉडी पर अगर कोई मास फ्रीली सस्पेंड है तब इसमें क्या होगा कि यहाँ नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। जैसे कि एक थ्रेड में एक इंसान को अगर बांध के लटका दें तो थ्रेड टूट जाएगा, क्योंकि इसकी टेंशन फोर्स की लिमिट मान लो 50 न्यूटन से 50 न्यूटन इसकी लिमिट है। 50 न्यूटन से ऊपर फोर्स ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और हमने इसमें इंसान लटका दिया है 500 का, तो अब होगा क्या कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ऊपर निकल जाएगी बात और ये ब्रेक हो जाएगा, बॉडी नीचे गिर जाएगी। जिस तरफ नेट फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ बॉडी मूव करने लगेगी, F=ma के कंसेप्ट लगने लग जाएंगे इसके ऊपर। अब क्या हुआ इसमें दो स्ट्रिंग हम लोगों ने दी और आइडेंटिकल स्ट्रिंग दी और दोनों ऐसे टच कर रही थी। दोनों को जब सिमिलर नेचर का चार्ज दिया गया तब यहाँ पर क्या हुआ, रिपल्शन की वजह से कुछ सिचुएशन इस तरह से हो गई। और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली, यही तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया था। हाइब्रिडाइजेशन में जब ऑर्बिटल मिक्स होकर नए बन गए थे तो यही कंसेप्ट आ गया था, उसकी वजह से वो मैक्सिमम दूरी पे पहुंच गए थे। याद करो 11 की VSPR थ्योरी। ये मत कहना कि केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए, केमिस्ट्री में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तुम साइंस वाले लोग हो, तो सारे कंसेप्ट जब जुड़े हुए होते हैं तो एक साथ हम सबकी डिस्कशन कर लेते हैं। याद करो sp हाइब्रिडाइजेशन पूरा तो नहीं बता रहे हैं, एक s में इलेक्ट्रॉन था, एक p में था और ये स्फेरिकल शेप का होता था s, दोनों इंटरमिक्स हुए तो एक नए ऑर्बिटल बने और नए ऑर्बिटल बनने में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उन्होंने यही बताया था इनके बीच इतना ज़्यादा दूर चले जाते हैं ऑर्बिटल ताकि इनके बीच फोर्स मिनिमम हो जाए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। और हम लोग जानते हैं F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² है, अगर r बढ़ गया तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए दो अपने आप को 180 पे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 180 पे क्यों नहीं कर पाए, ये ऑर्बिटल छोटे होते थे, नेग्लिजिबल मास के होते थे, तो इसलिए इनकी बात नहीं होती थी। मगर यहाँ पर जो मैसिव बॉडी हमने ले रखी हैं इनके अंदर एक mg भी फोर्स काम कर रहा है। तो mg फोर्स अगर काम कर रहा है तो mg तो इस तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर हमने दे दिया है तो रिपल्सिव फोर्स जो है इसको दूर ले जा रहा है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स उसको इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश कर रहा है। और नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऑर्बिटल में mg नहीं था इसलिए 180 पे हो गए थे, मगर ये mg की वजह से नेट सिस्टम यहीं पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्यों कि इन दोनों का नेट फोर्स टेंशन फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। या इसका दूसरा रूप ये था कि अगर हमने वर्टिकल से मान लिया थीटा एंगल पर है ये, तो टेंशन फोर्स तो ये हो गया, एक लाइन खींची और ये इसका अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर थीटा हो गया। इस टेंशन का एक कंपोनेंट t cos थीटा यहाँ पर हो गया। थीटा से मिला हुआ हमेशा cos का होता है, नहीं पता तो इसे वेक्टर में पढ़ना कंपोनेंट में। दूसरा कंपोनेंट इस तरफ हो गया t sin थीटा, साइन को ज़रा सुंदर से बनाया जाए बच्चों, t sin थीटा। और इस वक्त हुआ क्या कि mg को कैंसिल कर रहा है t cos थीटा, रिपल्सिव फोर्स को कैंसिल कर रहा है t sin थीटा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनके हमारी तैयार होगी। क्या तैयार हो गया भाई, t sin थीटा इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स और t cos थीटा इज इक्वल टू इसका वेट। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा, t से t कैंसिल हुआ, साइन अपान कॉस आ गया tan थीटा इक्वल टू f अपान mg आ गया। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा यही है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो कुछ नया रिजल्ट पाएंगे। LHS जोड़ दो, t² sin² थीटा प्लस अगला t² प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू f² प्लस mg का होल स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर t² अगर हम कॉमन ले लें तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर sin² थीटा बनना है प्लस cos² थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर f² प्लस mg का होल स्क्वायर ये बनना है। तो ये वैल्यू तो हो गई 1, तो यहाँ पर t² इक्वल टू आ गया f² प्लस mg का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो t की वैल्यू आ गई रूट का f² प्लस का mg का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये तो टेंशन फोर्स निकालने के लिए फार्मूला हो गया। अब अगर हम इस वाले मेथड से देखें
तो इस वाले मेथड से हमें दो चीज़ें मिली, tan थीटा एंगल, वो कहते हैं एंगल मेड विद वर्टिकल निकालो, टेंशन फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ ये निकालो, तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एक इसका दूसरा वे भी है सोचने का, ये है कि इन दोनों का नेट फोर्स अगर हम निकालें तो कितने एंगल पे ऐड करेंगे, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर अगर ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा आएगा, इसका नाम एफ डैश ले लिया। तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा, रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फोर्स हो गया एफ स्क्वायर, दूसरा फोर्स हो गया एम जी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों एम जी का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 की वजह से ये जीरो, तो उतना ही रिजल्ट आ गया। ये यही एफ डैश इज इक्वल टू होगा किसके, टेंशन फोर्स के, क्योंकि नेट फोर्स इस पे जीरो है, ना बॉडी इधर जा रही ना इधर जा रही, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो इधर आ रहा था वो इसको कैंसिल आउट कर रहा है, यूँ कह सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्टिकल एंगल जो थीटा हमने लिया था, वर्टिकल से जो स्ट्रिंग बना रहा है, यही वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर ही है, वाई एक्सिस पे एम जी है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हो गया तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना होगा, और tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा जाकर, परपेंडिकुलर। देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में 11 में सीखा है, अगर ये f होगा तो ये भी f होगा, तो f ये हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हुआ mg, ये भी mg हो जाएगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस mg। तो ये दोनों इसमें कंसेप्ट आ गए, ठीक है। इसके कई बार तो बुक में डेरिवेशन दे रखे हैं, कई और न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो हमें फ्रीक्वेंटली पढ़ के समझना है कि ये क्या है। इसमें कोई भी बात रटने वाली नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुरू का छूटा हुआ है तो फ्रीक्वेंटली हमें बताओ, इंडिविजुअल हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और उसको वेक्टर एडिशन को, कंपोनेंट्स को, इन सारी चीज़ों को हम लोग फ्रीक्वेंटली समझेंगे। एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, तो कौन सा वाला बताया था कि यहाँ पे टेंशन फोर्स, अब शुरू से तो बात निकल गई है, तुम ऐसा करना थोड़ी देर के बाद वीडियो में देख लेना ना, अभी अभी आया बैठ तुम, क्योंकि बना के बताने में थोड़ा अलग मजा था, अभी पहुँच जाएगा 1-2 घंटे बाद, उसमें से देख लेना। तो अब बच्चों यहाँ पर इतनी कहानी हो गई, तुम इतना बस समझो देवांश कि यहाँ पे जब हमने स्ट्रिंग 2 लटकाए और उन पे सेम चार्ज दे दिया, रिपल्शन की वजह से ये सिचुएशन आ गई, और ये सिचुएशन पर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है, अब मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है। रुकी हुई को हम दो तरह से समझ सकते थे, एक तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनाकर, ये इसके वेट को टी कॉस थीटा कैंसिल कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स को टी साइन थीटा, और उन दोनों से हमने इक्वेशन एक ये बनाई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके, और एक केस में दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ा। स्क्वायर करके जब जोड़ा तो ये LHS का स्क्वायर, ये RHS का स्क्वायर, फिर ये फर्स्ट इक्वेशन का RHS स्क्वायर, फिर सेकंड इक्वेशन का RHS स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन लेकर जो रिजल्ट बना वो बन गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करते हैं, दोनों, हाँ बोलो सर, ये 2 इक्वेशन बनी है, इसका एक बार डिक्टेट कर दीजिए। 2 इक्वेशन बनी, ठीक है। एक कंपोनेंट देखो, ये है टेंशन फोर्स, इसको रिजॉल्व करा तो ये जो एंगल वर्टिकल से बना रहा है ये अल्टरनेट एंगल आ गया, क्योंकि ये दोनों डॉटेड लाइन वर्टिकल से हैं और एक कॉमन लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अल्टरनेट एंगल जब ये थीटा हो गया तो इसका कंपोनेंट थीटा से मिला हुआ हमेशा कॉस का होता है, परपेंडिकुलर वाला साइन का होता है। क्यों, ये बात हम लोग कंपोनेंट्स में सीखेंगे। अब इन दोनों में ये तो दिखाई दे रहा है कि ये टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, ये वेट mg है नीचे, यहाँ जगह कम होने की वजह से मिटा दिया था, और टी साइन थीटा इसके फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये किसके बराबर है, f के, ये एक इक्वेशन हो गई। टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, mg के, एक इक्वेशन ये हो गई। दोनों को डिवाइड करके और दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करके ये हम 2 तरह से 2 फार्मूले हमारे मिल गए, एक एंगल निकालने के लिए, एक टेंशन फोर्स निकालने के लिए। अब हम लोग तैयार हैं 2 फार्मूले के साथ किसी भी सिचुएशन को ऑपरेट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, देखो जरा ऐसे करते हैं। एक ये नीचे वाला फॉर्मूला ड्राइव है वो दोबारा बता दीजिए। ये वाला ना, जैसे ये वाला यही तो, हाँ सर यही वाला। देखो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दिया, इसके LHS का स्क्वायर प्लस इस दूसरी इक्वेशन के LHS का स्क्वायर, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका RHS का स्क्वायर, इसके RHS का स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू बचा हमारा एफ स्क्वायर mg का होल स्क्वायर, टी का स्क्वायर हटाया, रूट में RHS पहुंच गया। इतनी छोटी सी बात थी ये। चलो इसे फिर देख लेना, ये तो अब सेव हो रहा है, 1 घंटे बाद मिल जाएगा। अब ये 2 फार्मूले नोट कर लो, कैसे आए इसे आराम से देखना। अगर कंपोनेंट्स नहीं समझ पाए उसको तो उसके लिए कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, और
उसको फिर ग्रुप पे डिस्कस कर लें। कल 11-12 बजे कोई क्लास रखेंगे एक बड़ा सा, उसमें आराम से ढंग से ये सब टॉपिक खत्म कर देंगे। संडे है कल, कहीं जाना है नहीं हमको, तो सर कल फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख दीजिए। किसका फार्मूला? ठीक, यस सर। फार्मूला यहाँ पर दोबारा एक कॉर्नर में इधर लिख देते हैं बिल्कुल। सर लिख दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपान एम जी, और टेंशन फोर्स इज इक्वल टू रूट का एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले हमारे इस पर आ गए। कैसे आए थे ये सब सेव हो चुका है, कल भी बताया, आज भी, इसे दो बार देख लेना, सब आ जाएगा। नहीं आया तो कल फिर से डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो बच्चों कि यहाँ से इधर से नोट करना शुरू करो। लिखो देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, हम भी नोट करना है साथ साथ में। देयर आर टू आइडेंटिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से करना चाहिए। देयर आर टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स, each having mass 4 kg and charge 4 microcoulomb, ठीक, अच्छा, are suspended by two strings, by two insulating है वैसे तो insulating strings। सर आर के बाद क्या है? आर के बाद कहाँ गया? आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ विद अ कॉमन हुक, एक कॉमन हुक के ऊपर, कॉमन हुक, ठीक है। देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड, देयर सेंटर्स आर, एक के बाद क्या है? इसके बाद एक के बाद विद अ कॉमन हुक, तो उसके बाद है देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस। विदा के बाद क्या है? ये लास्ट लाइन रिपीट। लास्ट लाइन है कॉमन हुक, देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल मेड बाय Sir, at a distance 6 centimeter. At a distance 6 centimeter, find angle made by string with the vertical. अच्छा, and tension force produced in string. फोर्स इन स्ट्रिंग। अच्छा, एक सेकंड पार्ट बच्चों इसमें आईआईटी में भी पूछा गया था, ये वही का क्वेश्चन है। आईआईटी मतलब बहुत तोप नहीं, बहुत पहले पूछा गया था, तो ये 10th और 9th स्टैंडर्ड का रह गया, मगर आया था ये। फिर बच्चों मेड में बाय स्ट्रिंग क्या है? क्या मेड बाय स्ट्रिंग, ये सर सेकंड लास्ट लाइन का सेकंड लास्ट लाइन, मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, द टेंशन फोर्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर है बच्चों इफ होल सिस्टम, सेकेंड पार्ट उन्होंने दे रखा था, इफ होल सिस्टम इज टेकन इनटू स्पेस। तो हमारे बोलने के साथ साथ नोट कर लो, हम लिख लिए रहे ताकि टाइम हमारा उतना ही लगे बोलने में, बहुत ज़्यादा तेज ना बोल रहे हैं, इसलिए साथ साथ लगे हुए हैं। हाँ, तो इफ होल सिस्टम इज टेकन इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, where there is no gravity, ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने पूछा फाइंड टेंशन फोर्स एंड एंगल
विद द स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग आपस में कितना एंगल बनाए हुए हैं ये निकालना। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, इससे हमें अच्छा कंसेप्ट मिलता है, तो बहुत अच्छा था ये, इसको डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चों गेम शुरू करते हैं और बनाओ जरा इसको। तुमने नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़िंदगी में स्पेस बहुत ज़रूरी है बच्चों। और अब तुम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया होगा, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है, कुछ लोग आधे रास्ते तक पहुंच भी गए होंगे। सेकेंड पार्ट है, हम बोल रहे हैं इफ होल सिस्टम इज टेकन इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, फाइंड टेंशन फोर्स एंड एंगल विद द स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कितना एंगल बनाए हुए ये निकालना है। ठीक है, देखो अच्छा, तो उसमें ये हटा देते हैं, तुम्हारा ये नोट हो चुका है, इसको हटा दिया जाए। चलो कंप्यूटर जी ने इसको हटा दिया। अब देखते हैं इसका स्ट्रिंग हम बनाते हैं बच्चों। तो दोनों स्ट्रिंग पहले तो साथ साथ में रह रहे थे, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तब सीन बदल गया होगा। देखो ये स्ट्रिंग आराम से सुकून से रह रहे थे जब दोनों पे चार्ज नहीं थे, दो इंसुलेटिंग इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से लटकाया हुआ मेटलिक स्फीयर को जब दोनों को सेम चार्ज दिया गया होगा तो रिपल्शन के बाद कुछ सिचुएशन यूँ बनी होगी। तो सिचुएशन चलो यहाँ पे बना देते हैं, इधर बना देते हैं, यहाँ पर बना दिया ये। अब देखो क्या क्या हुआ, mg तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ही, चाहे तुम्हारा ये टेढ़ी होके बॉल कहीं पहुँच जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। रिपल्सिव फोर्स सेंटर ऑफ मास पे इधर ही लगेगा, टेंशन फोर्स यहीं लगेगा, और ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल मान लिया बना रहा है। तो सीन वही है, यहाँ पर ये वाला जो है एंगल थीटा आएगा, फिर ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है। कितना आया सर? 45 डिग्री थीटा। सही है, बिल्कुल बेहतरीन शॉट, 45 डिग्री टेंशन फोर्स। और बता दो, तो अब ये वाला सीन तो बन ही गया बच्चों। उन्होंने सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है हमें वो 6 सेंटीमीटर ये वाला दे रखा है। और चलो सर टी साइन थीटा दिखा देते हैं, अब कोई टी साइन थीटा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब रिपल्सिव फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला तो हमारे पास था ही, tan थीटा इक्वल टू, फार्मूला था tan थीटा इक्वल टू f अपॉन mg, जी की वैल्यू 10 लगाना है बच्चों। अब यहाँ पर फोर्स हमारे सारे क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10, जब 9.8 लगवाना होगी तो बोल दें। अच्छा बच्चों, तो यहाँ कितना 40√2 सही है, बिल्कुल बेहतरीन शॉट भाई। अब देखो f की वैल्यू निकालते हैं, f इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, दोनों पे चार्ज 4 है, 4 माइक्रोकूलम 4, -6 दोनों मिला के माइनस के 12 हो गए। डिस्टेंस इनका है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36, और सेंटीमीटर को संभालोगे तो -10 की पावर 4 आ जाएगा। 36 से ये वैल्यू चली जाएगी, 4 बचेगा, ये 9 4 13 हुए, 12 चलेगा, 1 0 बचेगा, मीन्स 40 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया है ये। और अगर यहाँ tan थीटा में हम वैल्यू लगाएं तो tan थीटा में f अपॉन mg के हिसाब से f तो हमारा 40 आ चुका है, मास हमारा 4 था, g की वैल्यू 10 है, और ये वैल्यू 40/41 आ जाएगी। tan थीटा बन आ जाए तो थीटा की वैल्यू होती है 45। ठीक है बच्चों, ये बात बचपन से बता दूँ मैं। अब यहाँ पर टेंशन फोर्स देखो, टेंशन फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, √f², f बोले तो यहाँ 40², और mg भी अगर देखो तो 4 इंटू 10 का ही स्क्वायर है, यानी 40² है, प्लस 2 भी cos 90 तो ख़त्म हो गया, 40² प्लस 40² है, तो यहाँ पर तुम्हें पता ही लग रहा है 40√2 आ जाएगा, मगर फिर भी सिस्टम से लिख देते हैं 40² प्लस 40², और इसमें रूट के अंदर ही 40² कॉमन ले लिया गया, 1 + 1 आ गया, 40 आ गया बाहर, और √2 बचा, 40√2 न्यूटन ये हमारा आ गया। ये तो हमारा टेंशन फोर्स आ गया। अब ये टेंशन फोर्स के बाद जो मेन मज़ा है ना, मेन कंसेप्ट, वो सेकंड पार्ट में यूज़ करा इन्होंने कहा हम पूरे इसी तामझाम को लेके, ना हमने स्फीयर बदले, ना चार्ज बदला, ना लेंथ वेंथ कुछ नहीं बदली, इसको हम ले गए स्पेस में। यहाँ तो ग्रेविटी थी मगर वहाँ तो ग्रेविटी नहीं है। अब बताइए कि उनके बीच एंगल क्या बन जाएगा, और क्या फोर्स में भी कोई बदलाव आएगा या वही रहेगा, जो भी कुछ उन्होंने पूछा वो अब निकालते हैं। देखो बच्चों उसमें क्या हुआ, इस फिगर को अब हटाते हैं यहाँ से, ये हो चुका। जिसका नहीं हुआ वो दोबारा देख लेना, फिर नहीं हुआ तो कल इसको डिस्कस कर लेना, कोई दोबारा पूछने में कोई बात ऐसी नहीं होती।
ठीक है। और बाकी जिन लोगों को आ गया है तो वो भी थोड़ा कोऑपरेट करना कि बच्चे लोगों को जो भी पूछ रहे हैं पूछते रहना चाहिए। हम हमेशा पढ़ाई का माहौल ऐसा बना हो कि एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन चल रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं चीज़ें कुछ भी कह रहा है समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं छपाई कर रहे हैं, ये नहीं। अब तुम देखो बच्चों, अब जैसे ही ये जाएगा वहाँ पर ग्रेविटी में, वहाँ स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो अब mg का फोर्स जो यहाँ रोके हुए था वो तो गायब हो गया, तो ये रिपल्शन से दोनों बॉस और दूर चली जाएंगी। क्यों दूर चली जाएंगी? यही बात अगर तुम ध्यान करो तो तुम्हें VSPR थ्योरी में 11 में बताया गया था कि इस तरह के ऑर्बिटल अपनी मैक्सिमम दूरी पे जाते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कम से कम लगे और स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वो यही तो था। अभी वो अच्छा ऑर्बिटल इतने हल्के होते हैं कि उसमें mg 0 होता है, तो इसीलिए 2 ऑर्बिटल होंगे तो 180 पे चले जाएंगे, 3 होंगे तो 120 पे चले जाएंगे, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल शक्ल बना लेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये कंसेप्ट पूरा ही वहाँ का यहाँ पर है, ठीक है। यहीं से हम उसको ऑपरेट उधर कर सकते हैं। अब देखो ये वाला सीन बन रहा है। अब ये अगर सीन तुम्हें नहीं पता है तो तुम 2 तरह से इस पर पहुँच सकते थे। एक तो ये समझ सकते थे कि mg नहीं है तो रिपल्शन अभी और बढ़ेगा और बढ़ के यहाँ तक पहुँचेगा, और अगर यहाँ से और करीब जाने लगे तो अगर मान लो ये ऊपर जाने लगेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगेगा भाई। और हमें पता है F होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा तब इनके बीच में फोर्स मिनिमम हो जाएगा, और जब मिनिमम हो जाएगा तभी ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात एक तो यहाँ से समझ में आई। अगर यहाँ से नहीं अप्रोच कर रहे थे तो तुम वैसे जा सकते थे। कैसे? देखो यहाँ से जा सकते थे कि tan θ F/mg में अगर हम रखते तो F हालांकि बदल चुका है, मगर मान लो हमें नहीं पता, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वही 40 न्यूटन फोर्स लग दिया, m रखा और g की वैल्यू 0 रख दी, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हुआ, और tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी आते ही थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। थीटा 45 का मतलब वर्टिकल से स्ट्रिंग बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पे पहुंच गया। जब एक 90 है तो दूसरा भी 90 है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का सीन तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए? बोलो बच्चों, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े, नहीं क्लियर हुई तो यहीं पे पहले डिस्कस कर लो उसे। किसी को भी अगर नहीं आया तो आराम से डिस्कस करो। एक वैल्यू 90 आएगी, मगर उन्होंने एंगल मेड बाय स्ट्रिंग्स पूछा, दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, तो एक 90 बना रहा है, दूसरा भी 90, तो दोनों 180 हो गया। tan थीटा 90 डिग्री पे इंफिनिटी होता ना, आपने तो 45 लिख रखा है। हमने क्या कर दिया? थीटा इक्वल टू 45। एक मिनट, समझ नहीं पाए। 45 डिग्री लिखा है, थीटा इक्वल टू। अरे यार ये थीटा जो है, हाँ 45 किसी ने लिख दिया, ये दरअसल उससे 90 लिखना चाहिए था, वो पुराना वाला सेव चल रहा था माइंड में। तो जब थीटा इन्फाइनाइट आ गया, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, 90 आ गया, 90 दोनों मिलकर 180 हो गया। अच्छा भाई, अब यहाँ जब पहुँच गए, अब इतना ज़रा सा हिस्सा बचा है, वो भी अगर हमने कर दिया तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से क्वेश्चन ही मिला है और इस जैसे और नहीं है बहुत सारे। तो अब इस पर नया टेंशन फोर्स तुम निकाल दो। देखो जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, अब वो F' नाम रख दिया, उतना ही टेंशन फोर्स T' बना होगा, तभी इस वक्त रुका हुआ है। मान लो F' लग रहा है 50 न्यूटन, टेंशन फोर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 न्यूटन, तो स्ट्रिंग टूट के दोनों लोग चले जाएंगे, मगर चले नहीं गए, अभी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट तो दिखाई ही दे रहे हैं। अब अगर इतनी बात है तो हमें इतना बता दो बच्चों, ज़रा सा हिस्सा तुमसे पूछ रहे हैं कि F' की वैल्यू क्या है। अगर ये तुमने बता दिया तो मौज आ जाएगी क्वेश्चन की, वरना पूरा क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा, कंसेप्ट तुम तक पहुँच जाएगा, मगर हमारे हाथ से जो होंगे वो सब वेस्ट होंगे। अब ज़रा सोचो कि F' को कैसे निकालें। F' को लिख रहे हैं, अब जब लिखेंगे तो शायद तुम पकड़ लो इसमें गलती। 1/4πε0 पूरा लिख दिया, ठीक है। Q1 Q2 आज भी वही हैं, स्पेस में ले गए तो क्या चार्ज नहीं बदला। अपान डिस्टेंस स्क्वायर में हम क्या लिखें? डिस्टेंस स्क्वायर में क्या लिखें? सोचो ज़रा, बताओ। सर ये ε0 में के करेंगे। हाँ, 1/4πε0 को के रख दो भाई। के यहाँ पे जो वैक्यूम के लिए आता है वो तो 1 हो गया, तो 1/4πε0 बचा खाली। अब Q1 12 आएगा, 2L, हाँ सही है, अच्छा है भाई, एक शुरुआत अच्छी है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 लगा दी, और यहाँ Q1 Q2 की जगह वही 4 × 4, और दोनों माइक्रो को -12 लिख दिया। अपान एक लेंथ की स्ट्रिंग अगर L है
तो दूसरे की भी एल होगी और यहाँ 2l स्क्वायर हो जाएगा। मगर ये एल कहाँ से मिलेगी, क्या लगाएंगे, बस यहीं पे अटके हुए हम खड़े हुए हैं। एल हमें बताओ कि बच्चों कहाँ से ढूंढ के लाएं। ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से हाँ ढूंढ के लाओ, बताओ कितनी आई एल, एल कितनी आई बताओ। पिछले फिगर से जाओ, पिछले फिगर वही उसी सिस्टम को तो ले गए। पिछले फिगर से देखो, तुम्हें थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, पूरा नहीं बता रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं बस। पिछले फिगर में कुछ ये कहानी आई थी, यहाँ से ढूंढना। सर थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से निकलेगा। थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस ना करके, अरे राइट एंगल ट्रायंगल पूरे हक से जा सकते हो। पिछली बार वाला फिगर देखो जरा, फर्स्ट पार्ट का, ये 6 सेंटीमीटर उन्होंने डिस्टेंस दे रखी थी। अब ज़्यादा बोलेंगे आंसर ही पहुँच जाएगा ना। अब देखो ना, थोड़ा सा अकल लगाओ इसमें। 6√2 नहीं यार, 6√2 तो गड़बड़ कर दिया तुमने। 3√2 बिल्कुल सही है, बेहतरीन। 3√2 बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस 3 बन रही है, ये डिस्टेंस 3 हो गई और थीटा तुम्हारा पिछले बार आया था 45। अगर ये डिस्टेंस 3 बन रही है तो ये भी तुम्हारा क्या बनेगा, ये भी 3 ही बनेगा, क्योंकि tan 45 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 इक्वल 1 जब आएगा तो 1 इक्वल टू, दोनों लोग इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस तुम्हारी 3 आई, 6 का आधा, और अगर ये 45 है तो इसका बेस भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है, हाइपोटेन्यूज निकालो तो 3√2 आ जाएगा, या डायरेक्टली साइन थीटा कॉस थीटा लगा दो तो इससे आ जाएगा। पहुँच गए यहाँ तक सारे लोग? यस सर। अब ये तुम्हें क्या मिला, एल मिला, तो एल की जगह पर सिर्फ हम ये वैल्यू डालने हैं 3√2, और 2 तो अपनी जगह पे रहेगा ही। तो इस तरह से क्या करें, अगली लाइन लिख दें। चलो अच्छा, इतना दिल कर रहा करके तुम लोग कह रहे हो तो लिख देते हैं। देख दो भाई, 4 × 4 हो गया, 10 की पावर 12 हो गई माइनस की 2l की वैल्यू आई 3√2, और इसका स्क्वायर करा और सेंटीमीटर -2 का स्क्वायर करके -4 भी आया। बस अब खत्म हो गया है क्वेश्चन, अब कोई दम नहीं रह गया इसके अंदर। अब तो निकाल ही लोगे। 3√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 18 × 2 आया। तो हाँ, 18 × 2 कितना हो गया बच्चों? 36 से 36 उधर चला गया, तो फाइनली कितना मिला हमें? अरे 2 कहाँ यार, 4 आएगा ना ये। चलो यार लिख ही देते हैं। हाँ, ज़्यादा ओरल के चक्कर में ना पड़े, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 16, तो यही हो गया। और 10 की पावर माइनस का जो है 12 इधर था, यहाँ 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर हो गया 18 हो गया, 4 तो यहाँ से चला गया, ठीक है, 9 से 2 चला गया, 2 से 2 आ गया, 20 न्यूटन आ रहा है भाई। फोर्स सब कम, टेंशन फोर्स पहले से कम हो गए, कितना बचा, 20 न्यूटन बचा। ये बोलो बच्चों, पूरी बात क्लियर हो गई इसमें? सारी चीज़ें निकालो इसमें, जो 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 नहीं समझ में आया पूछो, पूरा ऑपरेशन करो। ये नहीं व्यवस्थित छपाई कर रहा है, जिसकी समझ में नहीं आया वो पूछो, बाकी लोग नोट कर रहे हैं। सर ये एल वाला दोबारा बता दो। एल वाला दोबारा बताओ। देखो पिछले वाले फिगर में उन्होंने सेंटर का बीच की सेपरेशन 6 दे रखी थी, 6, तो इसका मतलब है यहाँ से आधी तो 3 सेंटीमीटर हो गई है। पिछले फर्स्ट पार्ट का आंसर 45 आया था, तो ये 45 अगर आ गया तो ये छोटी सी ट्रायंगल अलग से निकाल लो। ये तो हो गई तुम्हारी 3, और ये हो गया 45। तो तुम चाहो तो इसका बेस निकाल लो, 3 आएगा, फिर हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, या सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कौन जोड़ता है, साइन थीटा। साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो ये 1/√2 रखा, 3/h रखा, h की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3√2। दूसरा रास्ता था यहाँ कि यहाँ हम लगाते tan थीटा, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते। परपेंडिकुलर 3 है ही, ये वैल्यू 1 है, तो बेस अपने आप 3 आता, तो 3 दोनों आता, तो सिर्फ पाइथागोरस से जोड़कर 3√2 यहाँ पे भी बन जाता। तो दोनों सूत्रों से हमें हाइपोटेन्यूज। हाँ बताओ। ये 12 जो हमने लिखा था, इसके बदले 12 sin थीटा लिख सकते हैं और थीटा की जगह π/4 कर सकते हैं क्या? अगर 12 की जगह पर 12 sin थीटा कर दें तो सर, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सर l मान ले तो फिर यहाँ पर थीटा है, तो सर ये हाँ तो वो बात तो वही है, हाँ बात वही है, आ जाएगा भाई। इसी चीज़ को तो लिख रहे हो ना तुम। यहाँ पर जो हम यहाँ निकाल के ला रहे हैं हाइपोटेन्यूज जो है,
वो कितना निकल कर आया, 3/sin थीटा निकाल के ला रहे हैं। उसी चीज़ को तो हम लिख रहे हैं ना वहाँ, मगर sin थीटा इंटू में कहाँ पहुँचेगा, अपान में पहुँचेगा ये तो। बोलो, वही तो कह रहा हूँ। sin थीटा अपान में पहुँचेगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखे हम, पूरी बात को क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाए। ये था तुम्हारा tan 45 था। अब ये तो तुम्हारा है 3/h है, h को लिखना चाह रहे हो तो h इक्वल टू तुम्हारा 3/। सर एल को सिर्फ sin थीटा और cos थीटा में स्प्लिट कर दिया, कंपोनेंट्स कर दिए उसके। अच्छा, तो l को नहीं, l के कंपोनेंट नहीं करेंगे भाई, l तो अपनी लेंथ है ना, कंपोनेंट करो वेक्टर क्वांटिटी के, फोर्स के करो, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, ग्रेविटी के करो, l के नहीं। l का अपना वजूद ही क्या है, किसी वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट, किसी के भी नहीं चलते फिरते। हाँ भाई बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने बात पूरी कर ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, कुछ अच्छा सा, थोड़ा सा डिफरेंट। तो लिखो बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं, और बहुत प्यारा से क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है मगर बहुत ही सुंदर। उन्होंने प्रूव कराया है, हमें बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे ले लिया हमने। उन्होंने प्रूव कराया है, तुम चुपचाप प्रूव करो उसको, पूरा ऑपरेशन यही हो जाएगा इसका, स्ट्रिंग वाला। तो पहला क्वेश्चन यही है, इन्होंने कहा, जो बकवास है वो क्या लिखना कि 2 बॉक्स 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m, मतलब इस तरह से है, हम उसको थोड़ा पिक्चराइज कर दे रहे हैं। 2 स्फीयर हैं जिनके दोनों के मास mm है। फिर कहा क्यू कूलाम चार्ज दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, क्यू कूलाम चार्ज दे रखा है, और इसको L मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से लटकाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेग्लिजिबल मास है इसका, लेंथ स्ट्रिंग का, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। एंगल जो है किसी वक्त वो थीटा बना रहा है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा बना रहा है, ठीक है। और अब हमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल टू 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा और इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी वैल्यू प्रूव करना है। ठीक, एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 2 स्फीयर्स हैं, दोनों के मास mm हैं, चार्ज QQ है, दोनों कॉमन स्ट्रिंग्स, मतलब दोनों सेम लेंथ की 2 स्ट्रिंग LL से लटके हुए हैं, और दोनों पे चार्ज QQ है। अच्छा, उस वक्त हमें उनके चार्ज को निकालना है, तो चार्ज इक्वल टू 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रूव करना है। तो प्रूव दैट करके उन्होंने क्वेश्चन ये दिया। तो चलो भाई ऑपरेशन करते हैं इसका। वही हम लोग हैं, क्यू स्क्वायर है क्या? हाँ Q स्क्वायर है, ये Q स्क्वायर है। सर आगे क्या? Q स्क्वायर इक्वल टू 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। चलो बच्चों फिर निकाला जाए इसको। तो भाई हम लोगों के पास 2 ही हथियार हैं, tan थीटा इक्वल टू f/mg का, और t इक्वल टू रूट f स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। बस दोनों हथियार से इसको निकालते हैं, तो हटा देते हैं, इसको नोट हो गया होगा। चलो बच्चों करते हैं इसे। अब इसका एक फिगर इधर कोने में बनाए दे रहे हैं ताकि देख देख के इसे करते रहें। यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक फिगर आ जाएगा, इधर और इधर आ गया, इधर आ गया। अब इसमें ये वर्टिकल लाइन हो गई, और ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ये तो हमारी हो गई L, ये हो गया m मास, तो m मास से mg तो इधर लग रहा है, और रिपल्सिव फोर्स इधर ही लग रहा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं पता है, इसे निकालना होगा, ठीक है, निकाल लेंगे। थीटे की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, थीटे की दे रखा है, और बस चार्ज Q है, Q इस पर है, बस दूसरी तरफ नहीं बनाया है, एक काफ़ी है। अब तुम इधर आओ, हमें निकालना है चार्ज। तो अब हम आते हैं tan थीटा पे। सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू f/mg है, तो f की वैल्यू यहाँ रखो ज़रा। f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q स्क्वायर
क्यू क्यू लिख दिया तो क्यू स्क्वायर ही लिखे दे रहे हैं। अपान आर स्क्वायर ज़रा देखो, डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस को ज़रा रखवाओ, क्या लिखें? अपान एम जी की जगह तो हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर मिसिंग छोड़ दिया हमने कि ये निकालो ज़रा। एल साइन थीटा। अच्छा अच्छा, एल साइन थीटा है, तो यहाँ से पहले बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं। इस थीटे से हमें पहुँचना है यहाँ पर, हमें पता है हाइपोटेन्यूज पता करना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को रिलेट करने वाला साइन है, कॉस है, टेन है, कौन है? साइन है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, जिसका नाम पता करना है ये, और अपान हाइपोटेन्यूज क्या है? एल। तो जिसे हमें पता करना था वो निकल कर आया एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा, तो ये नाम आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। हाँ एल बोलो। साइन थीटा हैं? कितना? 2L साइन हाँ थीटा। हाँ हाँ, 2L साइन थीटा। एल साइन थीटा उधर होगा तो इसे हमने 2L साइन थीटा लिख दिया, सही कहा। 2L साइन थीटा का कर दिया स्क्वायर, बहुत बेहतरीन। अब मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा दम बचा नहीं है इसके अंदर, तो सब हो ही जाएगा वैसे, एक ही लाइन में हो गया तो, क्योंकि सारे ही तो उसमें आ गए। 10 उन्होंने दे रखा था, एल दे रखा था, चलो फिर भी कर देते हैं। इन लोगों को नीचे उतारो भाई, इन लोगों को, तो यहाँ क्यू स्क्वायर आ गया, अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, नीचे एम जी भी इंटू में था, अपान में यहाँ पर आ गया 4 हो गया, एल स्क्वायर हो गया, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, और इधर है टेन थीटा। अब क्यू स्क्वायर में सब लोग इंटू में ले जाओ, इंटू में ले गए हम लोग, तो यहाँ देखा हम लोगों ने कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और टेन थीटा आ गया इंटू में, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा? एम जी बचा, एम जी आ गया, और 4L स्क्वायर आ गया। देख लो सारी वैल्यू जो उन्होंने दे रखी थी आ चुकी हैं क्या? कुछ भी नहीं था यार, एक लाइन में हम लोगों का कंसेप्ट से एक लाइन में हो गया। बुक से तुम देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करा हो गया, इसमें कुछ भी नहीं, बस एक ट्राइंगल में एक साइड निकल पाई, कोई दम नहीं था खास उसमें। चलो और देखते हैं अगला क्वेश्चन कोई। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ भाई, नोट हो गया और चलें फिर आगे, जब तक ये क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे। अच्छा अब थोड़े डिफरेंट टाइप का है ये, बस एक दो टाइप बचा है तो इसको ख़त्म करके आगे कुछ बढ़ाते हैं। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, is 7 microcoulomb. They repel each other. They repel each other. Each other with a force. With a force 1 Newton. 1 Newton. When placed. When placed 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर अच्छा भाई 30 सेंटीमीटर तो इन वैक्यूम भाई क्यू की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू बन जाता है वैक्यूम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वो चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो इस तरह की सिचुएशन बहुत छोटी सी बात है, मगर अगर कभी किसी ने ना किया हो तो पहली बार अटक सकता है। इसीलिए हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी होना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन आया हुआ हो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि किसी नई सिचुएशन को भी हैंडल कर सकें एग्जामिनेशन। अच्छा तो अब देखो बच्चों इसमें क्या करा जाए। इन्होंने दोनों चार्ज का सम दे रखा है, तो ये तो हमें गिवन है इसमें कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलम है। 7 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, ये दे दिया। फिर कहा दे रिपेल विद द फोर्स 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, F तो 1 न्यूटन है, और डिस्टेंस R की वैल्यू उन्होंने हमें 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर में भी बना लें इसे, 30 × -2 मीटर है। अब हमें जब भी हमें सम पता हो
तो बेहतर है हम लोग प्रोडक्ट पता कर लें हमेशा के लिए। इस तरह के फिजिक्स में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं? 3 जगह क्वेश्चन फिजिक्स में पूरी बनते हैं। एक चार्ज में बनते हैं, एक कैपेसिटर में बनते हैं, एक रेजिस्टेंस में। तो 3 जगह इस तरह की प्रॉब्लम बनी, तो उस प्रॉब्लम को हम समझ लेंगे और इस जैसी सिचुएशन कभी आएगी तो कर डालेंगे। देखो दोनों का सम दे रखा है और ये रास्ता दे रखा है कि हम प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। देखो फार्मूला लगा दिया 9 × 10⁻⁹ सर 5 2 माइक्रोकूलम एक का कितना? 5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। अच्छा सर 5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम हाँ। 2 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। सही है, बेहतरीन, अच्छा है। Q1 Q2 हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, Q1 Q2 अपान R² ये लिख दिया। R का मतलब यहाँ पे रख दिया 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 10⁻⁻4 हो गया। अब यहाँ f की वैल्यू 1 लगा दिया, तो यहाँ से हमारा क्या क्या जा रहा है बच्चों? ये बचा 9 × 10⁻⁻2 था, 9 से 9 जा रहा है, ये 11 आया। तो यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आया? 10⁻11 नीचे जाएगा तो 1/10⁻11 ऊपर लाओगे इसे तो 10⁻⁻11। इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻12, एक इवन नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसे क्वाड्रेटिक से भी जा सकते हैं, मगर इस तरह से ज़्यादा अच्छा है। इसे बायो मैथ्स दोनों वाले लोग कर लेंगे और बहुत साफ सुथरा रहेगा, क्वाड्रेटिक की झंझट से भी बच जाएंगे। देखो बच्चों एक फार्मूला है, बचपन में पढ़ा था तुमने, a+b का होल स्क्वायर। इस पर जरा गौर कर। हाँ Q1 × Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है? Q1 Q2 के एक ही 5 आई है कि 2 आई है? देखो टोटल ये क्या है? ये 10⁻⁻11 था, ये इधर नीचे आएगा, अपान में आ जाएगा, उसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस का आ जाएगा। 10 × 10⁻⁻12 बनी वैल्यू। अब देखो जरा इसमें एक छोटी सी बात और, देखो a+b का होल स्क्वायर तो सारे लोग जानते हो बच्चों। सुनो तो एक ये बात सुनो, बाद में पूछना। तो हम बीच में अटके पड़े हैं, हमारी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब ये 2 लाइनें लिख लेंगे। क्या कहा है? कितना आया? अरे सर R30 था, 830 था। हाँ तो आपने 9 लिखा। अरे हमने यार पहले 900 लिख के 10⁻4 लिखा था यहाँ पर स्क्वायर करके, फिर हमने 2 0 से 2 0 बढ़ा के यहाँ पर हमने इसको -2 लिख दिया था। तो ऊपर आगे 11 हो गया। चलो दोबारा लिख देते। 900 यहाँ लिखा, 3 का स्क्वायर 900, यहाँ 10⁻⁻2 का स्क्वायर का 4 हो गया। अब तुम देखो ये वैक्यूम में k की वैल्यू क्या होगी? वैक्यूम में k की वैल्यू 1 होती है, 1। तो अब तुम देखो ये वैल्यू यही तो आई है यार, इसमें सॉल्व होकर। जो ये 9 4 13 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 11 ही तो बचेंगे। ये 11 इसको अपान में ले जाओगे, अपान में 11 आ जाएंगे, ऊपर जाने के बाद माइनस के 11 आ गए, इससे 10 × 10 के बाद -12 लिख दिया। अब यहाँ देखो हमारी ये बात रखी बड़ी, a+b का होल स्क्वायर। पहले हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं यार, हम 20 मिनट का रखा है। a+b का होल स्क्वायर है, इसको जब ओपन करेंगे a² + b² + 2ab है। इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया, एक दूसरा कलर उठाते हैं यहाँ से, ग्रीन कलर। देखो कहीं गायब हो गया है ग्रीन कलर, कहाँ चला गया? ये कानों के लंबे हाथों से कुछ नहीं खाया। देखो माइनस का 2ab कर दिया, प्लस का 2ab, माइनस का 2ab कर दिया। इससे क्या हुआ? इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो प्लस का 4ab हो गया, और इन तीनों को 1 2 3 को यहाँ पे लिख दिया a² + b² -2ab को हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 4ab हो गया। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब भी हमें सम पता होगा, प्रोडक्ट पता होगा, तो हम डिफरेंस पता कर लेंगे। ठीक है? या a - b का चला दो, इसको उधर ले आओ। तो इसी बात को हम इस तरह से लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये फार्मूला हमें जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसी को रीअरेंज करके बना लिया। अब हमें सम पता है, क्या है? 7 माइक्रोकूलाम। तो 7 माइक्रोकूलाम का हमने स्क्वायर कर दिया, -4ab। Q1 Q2 है ये, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। चलो यार लिख देंगे लाइन, वरना तुम लोग इसी में चकरा जाओगे। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर = Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस का 4 Q1 Q2। ठीक है, ये हमारा Q1 है, B Q2 है, इस फॉर्मेट में बना दिया। सम हमें पता है 7 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर कर दिया, -4 Q1 Q2 का प्रोडक्ट पता लग गया। प्रोडक्ट हमें पता लगा है ये है,
10 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो यहाँ लिखा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये आया हमारा 49 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये आया हमारा 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। माइनस कर दिया तो कितना आया 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये हमारा जो आया है वो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया है। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू आ जाएगा इधर रूट में, इसका रूट कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और सम हमें बचपन से पता है, क्या पता है अभी सम कि Q1 प्लस Q2 जो है दोनों का सम होता है कितना 7 माइक्रो कूलम। इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो ऐड करने पर Q2 तो उड़ गए, प्लस माइनस है, 2 Q1 इक्वल टू आ गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। मीन्स Q1 आ गया हमारा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, मतलब 5 माइक्रो कूलम। तो दूसरा वाला Q2 क्या रहेगा भाई, दोनों का सम 7 है तो दूसरा वाला 2 माइक्रो कूलम होगा। ये इस तरह से आ गया। क्वाड्रेटिक से भी जा सकते थे, वो भी सही था, मगर जो कंफर्टेबल हो वो क्या हुआ Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या आ रही है? Q1 माइनस Q2 निकाल के फिर बच्चों वाली इक्वेशन लगा दी। एक माइनस की इक्वेशन हो गई, एक प्लस की इक्वेशन नहीं रखी थी। वैल्यू कितनी आ रही थी Q1 माइनस Q2 की वैल्यू तुम यहाँ से देखो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो 9 का तो 3 आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस 12 का रूट करोगे 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। सर ये क्वाड्रेटिक से छोटा नहीं पड़ेगा? क्वाड्रेटिक से छोटा पड़ेगा, मगर हमें एक ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को देना है कि मतलब एक ये भी प्रोसेस होता है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। Q1 की जगह Q1 रखो, Q2 की जगह पे क्या रखना है, ये माइनस Q1 वहाँ से रख के आगे बढ़ जाना। ठीक, ये एक प्रोसेस हम उनकी नॉलेज में लाना चाहते हैं। Q1 माइनस Q2 Q1 माइनस Q2 कहाँ से बताएं? ये देखो इस लाइन से, तो हमें ये बताओ पहले इस लाइन से बताना है या इस लाइन से, कहाँ से? अरे अंडर रूट से जहाँ पे अंडर रूट लिया, जहाँ पे अंडर रूट लिया है। ठीक, रूट में पावर हमेशा हाफ हो जाती हैं, तो 3 इंटू 10 की 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है। जब भी इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 9 का तो हो जाएगा 3 और 10 की पावर माइनस 12 का हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 है। ये क्या कहाँ से आया? 9 कहाँ से आया? 9, अच्छा ये देखो 49 इंटू 10 की पावर, इसको और बड़ा बड़ा लिखें, एक मिनट थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। ये इक्वेशन तो गई, हटा दी। यहाँ पर आए हम, इस वाली लाइन से उठा रहे हैं इसको, ये है, यहीं से उठा लो। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2 ये था। तो भाई Q1 Q2 का सम तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर कर दो, ये सीधा लिखे दे रहे हैं। 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना बन गया 12 माइनस 4। Q1 Q2 का प्रोडक्ट ये आया तुम्हारा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 40। 49 में से 40 गया तो कितना बचा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। समझ लो तुमने 10 टू द पावर माइनस 12 कॉमन ले लिया तो 49 माइनस 40 बचा, जो कि 9 आया। अब इसका स्क्वायर हटा दिया, ये तो हमारा स्क्वायर के फॉर्म में आया है, तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ये आई। और इसका सम हमें बचपन से पता है, क्वेश्चन में ही दे रखा था कितना 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इन लोगों को ऐड करा, Q2 से Q2 किया, 7 और 3 10 और ये 2Q आया, तो ये Q 5 आ गया है, 5 आ गया कूलम। पहुँच पाए? बताओ, बोलो। हो गया सर, हो गया। घोर सन्नाटा, ये एक ही इंसान बोल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं सबको एकदम ऐसा लग रहा हो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा हो, कहीं ना कहीं तो कोई बात, कोई लिखा हुआ ही नहीं समझ में आ सकता है। कभी कभी इतना गंदा लिखा होता है, छोटा लिखा हुआ होता है। तो लोग ऐसे बच्चों दर्शक मत बनो पीछे बैठ के कि मतलब क्लास में बैठे हुए हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, हमारे साथ पूरा एक अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए ढंग से। हाँ पहले इसलिए नहीं बोल रहे थे हैं, क्या क्या पहले क्वेश्चन हो गया था अच्छा तो पहले हो गया, अच्छा तो सही है। नहीं ये तो तुम लोगों का है, 2-4 लोगों का हमें आवाज़ आगे ही समझ में आ गया, बाकी और भी लोग हैं ना जो कहीं ना कहीं तो समझने में दिक्कत आना चाहिए थी। तो खैर अगर अच्छी बात है, सबने पहले कर रखा है तो बहुत अच्छा, सब लोग महान लोग हो, बहुत अच्छी बात है। की वैल्यू क्या रही है? किसकी वैल्यू? क्यू की वैल्यू ये देखो Q2 चला गया, ट्वाइस ऑफ Q1 जो आया, ट्वाइस ऑफ Q1 7 और 3 10 और 10 की पावर माइनस का ये 12 है।
तो अब Q1 निकालोगे तो ये नीचे जाएगा, तो Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर ये 6 है, पावर 12 होती है 6 है, तो ये 5 माइक्रो कूलाम मिला। और दोनों का सम अगर 7 है और Q1 हमारा 5 आया है तो Q2 2 ही बचेगा ना, या किसी एक में वैल्यू रख दो, माइनस कर लो। बोलो बोलो बच्चों, हाँ हूँ करो, आया नहीं आया? यस सर। कल इसी का और ख़तरनाक एक टाइप और देते हैं, लगभग यही फार्मूला हम यही यूज़ कराएंगे। उसमें तुम्हें फोर्स नहीं दे रखा होगा, फोर्स बस कोई चीज़ गायब कर रखी है, निकलवाना है उसमें, मतलब इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा वो। चलो बच्चों, टू बी कंटिन्यूड, हम लोग मिलेंगे कल आफ्टर द ब्रेक। आज का बुलेटिन Thank you, ये sir. करते हैं। थैंक यू सर। ठीक बच्चों, चलो हाँ सर हाँ बोलो, क्या 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 हुआ सर बैठ क्लासेस कल कितने बजे होंगे? कल? अच्छा, कल का टाइम